नमस्कार साथियों, आपका पुनः मेरे चैनल पर स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 9 की स्वतंत्रता आंदोलन व शौर्य परंपरा नामक पुस्तक का अध्याय 2 राजस्थान क्रांतिकारी में पार्ट 2। अर्जुनलाल सेठी जो कि जयपुर के रहने वाले थे और इनका जन्म 1880 में जयपुर में हुआ था और मृत्यु 1941 में। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अर्जुनलाल सेठी की जन्मभूमि जयपुर थी। अर्जुनलाल सेठी ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जनजागृति का अलग जगाया। सेठी ने जयपुर में सन 1905 ईस्वी में जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना की और इसके तत्वावधान में वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय, वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय 3 संस्थाएं खोली थी। और इनकी जो समिति थी वो क्या थी? जैन शिक्षा प्रचार समिति। ये खुद जैन थे, अर्जुनलाल सेठी खुद भी जैनी थे और इन्होंने ये 3 संस्थाएं खोली थी, वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय। और इसमें वो क्या करते थे? क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देते थे। इसमें वो क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया करते थे। प्रशिक्षण का केंद्र रही थी वर्धमान विद्यालय, जिसकी स्थापना जयपुर में की थी इन्होंने। तत्कालीन जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी, किंतु राष्ट्र प्रेम के कारण उन्होंने इसी ये कहते हुए इनकार कर दिया कि अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। देखो कितनी बड़ी बात की है, देश प्रेम के कारण से। जब उनको उस समय के जयपुर के महाराजा थे सवाई माधो सिंह द्वितीय, इन्होंने कहा कि आप जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री बनकर यहाँ के शासन प्रशासन को संभालिए, लेकिन उन्होंने दो टूक शब्दों में मना कर दिया कि अर्जुनलाल यदि नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। इसलिए उन्होंने भारत से अंग्रेजों को निकालने के लिए यह बात कही थी और ये बहुत बड़ी बात है देश प्रेम के लिए। सेठी ने देश में भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया, आने वाले समय में और क्रांति करने के लिए, और क्रांति के द्वारा ही जो अंग्रेजों को यहाँ से भगाना चाहते थे उसके लिए इन्होंने यहाँ के युवकों को तैयार किया, प्रशिक्षण दिया। कहाँ पर दिया? वर्धमान विद्यालय में। जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिक चंद्र, मोतीचंद्र, विष्णुदत्त आदि क्रांतिकारी इन्हीं के विद्यालय से जुड़े हुए थे। सेठी होर्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड और काकोरी कार्रवाई से संबंधित थे। इन्होंने अपने विद्यालय में जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, माणिक चंद्र आदि क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग दे करके होर्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड और काकोरी षड्यंत्र जैसे कार्रवाई करवाई थी। इन्होंने क्रांतियाँ करवाई थी। होर्डिंग बम कांड, होर्डिंग लॉर्ड होर्डिंग के ऊपर दिल्ली में बम फेंका गया था, उसमें भी सेठी का हाथ है, यानी उन्हें ट्रेनिंग दे करके ये सब कांड करवाए थे। जयपुर में रहने के बाद में सेठी जी अजमेर में चले गए और अजमेर में जाकर के वहाँ पर भी इन्होंने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और अन्य क्रांतिकारियों की भूमिका निभाते रहे। और उसके साथ ही इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी थी। पहली है शूद्र मुक्ति, दूसरी स्त्री मुक्ति और तीसरी है महेंद्र कुमार। ये 3 पुस्तकें लिखी थी और इन 3 पुस्तकों को लिखने के साथ साथ इन्होंने वहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास भी किया था। केसरी सिंह बारठ, शाहपुरा। अब इसके बाद दूसरे क्रांतिकारी आते हैं केसरी सिंह बारठ, जिनका जन्म शाहपुरा में हुआ था 1872 में और मृत्यु 1941 में हुई थी। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि एवं क्रांतिकारी, देखो केसरी सिंह बारठ हैं, कवि भी हैं और क्रांतिकारी है। इन्होंने कविताओं के माध्यम से क्रांतिकारी पैदा किए हैं, लोगों को मन उद्वेलित किया, अनेक प्रसिद्ध कविताएं लिखी है इन्होंने। देखो इनका जन्मभूमि शाहपुरा एवं कर्मभूमि कोटा थी। जन्म कहाँ पर हुआ था? शाहपुरा रियासत में, जो कि भीलवाड़ा जिले में है वर्तमान में, और कर्मभूमि कोटा रही है। यानी इन्होंने जितने भी कार्य किए हैं वो कोटा में रहकर किए हैं। इनका जन्म 1872 में शाहपुरा रियासत के देवपुरा नामक गांव में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? देवपुरा नामक गांव में हुआ था। ये देवपुरा नामक गांव है, कहाँ पर है ये? देवपुरा, शाहपुरा में। शाहपुरा वर्तमान में कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। सन 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में, दिल्ली दरबार बुलाया था लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन था यहाँ का वायसराय। 1903 में उन्होंने दिल्ली दरबार बुलाया था और उस दिल्ली दरबार में राजस्थान के जितने और महाराणा थे, महाराजा थे, उनको बुलाया था। तो उदयपुर के महाराणा थे फतेह सिंह, वो भी वहाँ जा रहे थे। तो उनको संबोधित करते हुए इन्होंने चेतावनी चौंगटे नामक 13 सोरठे
लिखे जो उन्होंने अंग्रेजों की विरुद्ध भावना को स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा, चेतावनी ने चुंगटा में 13 सोरठे, 13 सोरठे मतलब 13 प्रकार के दोहे थे, और इनमें उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लिखा कि हे महाराणा फतेह सिंह, उदयपुर के जो महाराणा फतेह सिंह थे उनको लिखा कि आप वहाँ क्यों जा रहे हो, वो तो बिल्कुल भारत के विरोधी हैं। तो उनको पढ़ करके लिख करके किसी दूत के माध्यम से उनके पास भेजा। रास्ते में जा रहे थे महाराणा फतेह सिंह, वहाँ से वापस लौट गए। देखो कितने बड़े क्रांतिकारी एवं कवि थे ये। ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों में राजपुताना में विप्लव फैलाने के लिए केसी सिंह बारठ व अर्जुनलाल सेठी को खास जिम्मेदार माना है। जो अंग्रेज सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी ब्रिटेन की, उनकी रिपोर्टें में राजपुताना, राजपुताना का मतलब राजस्थान, राजस्थान को पहले क्या कहते थे, राजपुताना। तो यहाँ पर विप्लव फैलाने, विद्रोह करने के लिए जिम्मेदार केवल दो ही व्यक्तियों को माना है उन्होंने, एक तो केसी सिंह बारठ और दूसरा है अर्जुनलाल सेठी। इन दोनों को माना है। उन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। किसकी स्थापना की? वीर भारत सभा। किस लिए की? सभी वर्गों के क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए। यानी यहाँ पर जितने भी वर्ग थे, जितने भी रहने वाले, जितने भी जातियों के लोग थे, उन सबको क्रांति में सहयोग देने के लिए, जोड़ने के लिए एक वीर भारत सभा की, और उस सभा में सबको सम्मिलित किया। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया और स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया। यानी इन्होंने अपने खुद के साथ अपने एक भाई थे जोरावर सिंह बारठ और खुद का बेटा था प्रताप सिंह बारठ, उनको भी इसमें क्रांति में लगा दिया, और इनकी इस क्रांति करते करते जेलों में मृत्यु तक हो गई। कितने बड़े थे देखो, केसी सिंह बारठ, जिनका अपने एक बेटा था प्रताप सिंह बारठ, उसको भी इसमें लगा दिया। और इनका श्री बारठ ने अपने सहोदर, यानी इनका सगा भाई था, क्या नाम है उसका, जोरावर सिंह बारठ, और पुत्र प्रताप सिंह एवं जामाता ईश्वरदान आसिया। ईश्वरदान आसिया कौन थे? इनके जमाई थे। भाई तो कौन थे? जोरावर सिंह बारठ, और बेटा प्रताप सिंह, और जमाई कौन था? ईश्वरदान आसिया। ये सब मिलकर के इनको रासबिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीरचंद की सेवा में क्रांति का व्यावहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया कि वहाँ जाकर के आप ट्रेनिंग लो। इसके बाद में क्या होता है, देखो ये फोटो दिखाई दे रही है, केसी सिंह बारठ की है। ये बहुत बड़े क्रांतिकारी कवि थे, और इन्होंने अपने पूरा परिवार, जिसमें अपना उनका सगा भाई था जोरावर सिंह और बेटे प्रताप सिंह बारठ को भी, इसको अपना आगे पढ़ेंगे, देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ होम कर देने वाले क्रांतिकारी कवि केसी सिंह ने अगस्त 1941 को अंतिम सांस ली। यानी अपना देश आज़ाद होने से 6 साल पहले ही 1941 में स्वर्ग सिधार गए। इसके बाद आते हैं, देखो कुंवर प्रताप सिंह बारठ जगह पर पढ़ रहे थे, ये खुद केसी सिंह के बेटे थे, कुंवर प्रताप सिंह बारठ। इनका जन्म 1893 में और मृत्यु 1918 में। ये देखो केसी सिंह से पहले ही मृत्यु हो गई इनकी, लगभग 22 साल ही जी पाए। ये देखो ये भी सापरा के रहने वाले हैं। 1893 से सापरा में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली। विरासत में मिली मतलब इनके पिताजी से मिली इनको। इनके पिता केसी सिंह बारठ एवं चाचा जोरावर सिंह बारठ प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। पिताजी कौन? केसी सिंह बारठ, और इनका चाचा जोरावर सिंह बारठ, ये दोनों क्रांतिकारी थे। तो इनसे इन्होंने सीख कर के ये भी क्रांति में लग गए। क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद से प्रेरणा लेकर देश को स्वतंत्र करवाने में जुट गए। वे रासबिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हुए। रासबिहारी बोस का प्रताप सिंह पर बहुत विश्वास था। प्रताप सिंह बारठ को बनारस हत्याकांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया। प्रताप सिंह बारठ को बनारस हत्याकांड हुआ था, उसमें बनारस कांड में इनको गिरफ्तार किया, और सन 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर, बनारस षड्यंत्र का अभियोग यानी केस चला करके उन्हें 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी। कितने साल की दी? 5 साल की सश्रम, यानी वहाँ पर श्रम भी करवाएंगे जेल में। बरेली के केंद्रीय कारागार में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी। बरेली जो उत्तर प्रदेश में, वहाँ की जो सेंट्रल जेल थी, वहाँ रख करके उन्होंने बहुत बुरी बुरी अमानवीय, यानी जो मनुष्यों को नहीं दी जा सकती, इस प्रकार की यातनाएं दी थी, ताकि अपने सहयोगियों का नाम उनसे पता किया जा सके। किस लिए की गई? प्रताप सिंह को आपके साथ में और कौन कौन है उनका नाम बताइए। लेकिन उन्होंने बिल्कुल टस से मस नहीं हुए, किंतु उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया। ये जो फोटो दिखाई दे रही है, ये प्रताप सिंह बारठ की। देखो कितने, एक मात्र 22 साल की उम्र में ही देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। देखो क्या क्या इन्होंने आगे। भारत सरकार के गुप्तचर निदेशक सर चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप को घोर यातनाएं दी। प्रताप को बहुत बुरी यातनाएं दी उन्होंने, मगर ये सब प्रताप का नहीं तोड़ पाए।
इतनी यातनाएं दी, लेकिन फिर भी प्रताप सिंह बारठ ने किसी का भी नाम नहीं लिया। बरेली में क्लीवलैंड ने प्रताप का राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है। क्या कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है। जब प्रताप ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया देखो, लेकिन मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता। देखो अंग्रेज कितने चालाक थे। इनको कहा कि आपकी माँ आपके लिए बहुत रोती है, यदि आपने अपने सहयोगियों के नाम बता दिया ना तो हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन प्रताप सिंह भी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। उन्होंने कहा कि मेरी अकेली माँ रो रही है तो उसको रोने दे, लेकिन मैं मेरी माँ को रोकने के लिए सैकड़ों माताओं को नहीं रुला सकता। यदि मैं और दूसरे लोगों का नाम लूँगा ना तो उनकी माताएं भी रोएगी। इसलिए उन्होंने मना कर दिया, बोले कोई नहीं, मेरे साथ में केवल अकेला हूँ, किसी भी माता को मैं नहीं रुला सकता। अमानुषिक यातनाओं के कारण 1918 ईस्वी में मात्र 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह शहीद हो गए, देश के लिए शहीद हो गए। इनको इतनी अमानवीय जो मनुष्यों को नहीं दी जा सकती, इस प्रकार की यातनाएं दी थी अंग्रेजों ने। देखो कितने अत्याचारी थे अंग्रेज। हार कर क्लीवलैंड को ये कहना पड़ा, मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा है। जो गुप्तचर विभाग के डायरेक्टर थे चार्ल्स क्लीवलैंड, उन्होंने कहा कि आज तक मैंने प्रताप सिंह जैसा युग देखा ही नहीं है। इतनी अमानवीय यातनाएं देने के बाद भी बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहे हैं। इतने बड़े क्रांतिकारी थे देखो प्रताप सिंह बारठ। इसके बाद आते हैं बाल मुकुंद बिस्सा। ये जोधपुर के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? जोधपुर के। और इनका जन्म हुआ है 1908 में और मृत्यु हुई है 1942 में। क्या क्या इन्होंने देखो, इन्होंने नागौर में चरखा संघ एवं खद्दर भंडार की स्थापना की। खद्दर यानी खादी भंडार की स्थापना की नागौर के अंदर। चरखा संघ बनाया और खद्दर भंडार की स्थापना की। और इनके प्रचार प्रसार किया। राजस्थान के जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 में डीडवाना तहसील के पीलवा गांव में। कहाँ हुआ था? पीलवा गांव में, जो कहाँ पर है? डीडवाना तहसील। डीडवाना कहाँ पर है? वर्तमान में नागौर जिले में है। इस जगह पर हुआ था इनका। एक साधारण परिवार में हुआ। 1942 ईस्वी में चंद्रनारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुई जन आंदोलन के दौरान बिस्सा को 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध बिस्सा ने लंबी भूख हड़ताल की। वहाँ पर क्या की? भूख हड़ताल, यानी भूखा रहूँगा मैं, हमारे साथ जो बंदी बनाए गए जेल में इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, बुरी तरह मारा पीटा जाता है, इसलिए भूख हड़ताल की, यानी भूखे रह गए। बोले जब तक इनको विरुद्ध इस प्रकार की यातनाएं देना बंद करेंगे तब जाकर के खाना खाऊंगा मैं। जेल में बंदियों के दमन और हड़ताल में बिस्सा बहुत कमज़ोर हो गए और उन पर लू का प्रकोप हो गया। गर्मी में लू चलती तो लू की वजह से उनके ऊपर लू लग गई। फिर क्या होता है देखो, 19 जून को उन्हें वार्ड से जेल अस्पताल भेजा गया। वहाँ से जेल से कहाँ भेजा गया? जेल का एक हॉस्पिटल है, वहाँ भेज दिया गया, जहाँ अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनका उसी दिन निधन हो गया। वहाँ पर उसका इलाज नहीं किया गया और बाल मुकुंद बिस्सा वहीं पर स्वर्ग सिधार गए। बिस्सा के निधन का समाचार समूचे नगर में बिजली की तरह फैल गया और देखते ही देखते अस्पताल व सामने लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उस जमाने में लगभग 1 लाख लोगों ने मीलों पैदल चलकर उनकी अंत्येष्टि में भाग लिया। देखो कितने उस जमाने में, वर्तमान में तो और भी ज़्यादा होंगे, उस 1 लाख लोग उनके अंत्येष्टि में शामिल हुए थे। यानी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे बाल मुकुंद बिस्सा और बहुत बड़े लोगों के जनसेवक भी रहे हैं। इसके बाद आता सागर गोपा, जो है जैसलमेर से। बाल मुकुंद बिस्सा कहाँ से थे? जोधपुर से। जोधपुर से थोड़ा आगे चलते हुए आएगा जैसलमेर, वहाँ के थे सागरमल गोपा। ये भी बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं राजस्थान के। देखो जैसलमेर में जन्मे सागरमल गोपा जीवन पर्यंत अपनी जन्मभूमि के दुखों को दूर करते रहे। अपनी जन्मभूमि यानी अपनी राजस्थान या जैसलमेर के लोगों के जो भी दुख थे उनको दूर करते रहे, उनकी दुख दर्द सुनते रहे। इन्होंने अत्याचारी निरंकुश राजशाही का कड़ा विरोध कर जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ साथ शिक्षा प्रसार पर विशेष जोर दिया। गोपा ने आज़ादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा एवं जैसलमेर का गुंडराज नामक पुस्तकें छपवाकर वितरित की, जिनमें जैसलमेर राजशाही के काले कारनामों की लंबी सूची एवं उनकी कटु आलोचना की गई थी। देखो इन्होंने 2 किताबें लिखी, एक तो है आज़ादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, और जैसलमेर का 3 किताबें लिखी, सॉरी, एक तो है आज़ादी के दीवाने, ये आज़ादी के दीवाने, और रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडा राज। और इन किताबों में वहाँ जैसलमेर का जो राजा था उसके काले कारनामे और उन्होंने जितने बुरे काम किए वो सब लिखे गए थे, और उन किताबों को लिख कर के लोगों के पास पहुँचाया एक अखबार की तरह
कि आप इनको पढ़कर जानिए ये राजा लोग अपने साथ क्या कर रहे हैं, पब्लिक के साथ क्या कर रहे हैं। रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह नाम के व्यक्ति का जो मुकदमा चला उसमें उन्होंने क्या काले कारनामे किए। आज़ादी के दीवाने में भी उन्होंने यही बातें लिखी। और जैसलमेर का गुंडा राज, जैसे नाम है कि जैसलमेर में कितना गुंडा राज हो रहा, इन सब की आलोचना नामक ये पुस्तकें लिखी थी। 3 पुस्तकें, एक तो आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडा राज। किसने लिखी थी? सागरमल गोपा ने। इसके बाद इसके लिए उनको राज के कोप का भाजन बनना पड़ा, यानी वहाँ का जो राजा था वो नाराज हो गया सागरमल गोपा के विरुद्ध किताबें लिखने की वजह से। इन्हें राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 ईस्वी को जेल में डालकर इन पर अमानवीय अत्याचार किए गए। 24 मई 1941 को जेल में डाल दिया पकड़ करके कि आप ये लोगों को भड़का रहे हो। इसलिए फिर इनके वहाँ पर वही अमानवीय अत्याचार किए, यानी जो मनुष्यों पर नहीं की जा सकती, इस तरह बहुत बुरी तरह मारा पीटा इनको। और जेल में अप्रैल 1946 में इन पर तेल छिड़क कर आग लगाकर इन्हें अत्याचारी सत्ता ने जीवित ही जला दिया, जिंदा ही जला दिया जेल के अंदर। देखो अप्रैल 1946 में जेल के अंदर ही तेल डाल करके और आग लगा दी। देखो कितनी अमानुषिक यातना कर रहे थे। इसके बाद आते हैं आपके नानाबाई खांट, रास्तापाल, डूंगरपुर से। डूंगरपुर में रास्तापाल नामक जगह पर नानाबाई खांट, इन्होंने क्या किया? देखो, डूंगरपुर प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापनार्थ एवं रियासती अत्याचारों के विरुद्ध 1947 ईस्वी में आंदोलन चलाया, जिसे माणिक्यलाल वर्मा का निर्देशन प्राप्त था। रास्तापाल के नानाबाई खांट ने प्रतिज्ञा की, जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। यानी वो वहाँ के लोगों को पढ़ा करके उनको जनजागृत कर रहे थे, उनको शिक्षित कर रहे थे। तो जबकि वहाँ का जो प्रशासन था उस स्कूल को बंद कराना चाह रहा था। देखो उसमें कितनी क्रूर कार्रवाई थी। वर्तमान में तो लोग स्कूल खोल करके पढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ उस समय नहीं बोला, नहीं लोग पढ़ जाएंगे ना तो सीख जाएंगे। तो रास्तापाल में स्कूल चला रहे थे तो उसको बंद कर देने की कोशिश की उन्होंने। फिर उस समय नानाबाई खाट ने क्या कहा? रास्तापाल के जो नानाबाई खाट थे उन्होंने क्या कहा? जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला को बंद नहीं होने दूंगा, यानी मैं मरते दम तक इस स्कूल को बंद नहीं होने दूंगा। इस निर्णय की जानकारी जब वहाँ के जागीरदार ने रियासत को दी, वहाँ का रियासत को दी, वहाँ का राजा को दी, जागीरदार वो आज के गांव में रहते हैं वो, उन्होंने की, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरन बंद कराने। देखो पुलिस सुपरिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट स्कूल को जबरन बंद कराने के लिए 18 जून 1947 को दल बल सहित यानी अपने पूरे साथियों के साथ में गांव रास्तापाल पहुंच गए। नानाबाई खांट ने उत्तर दिया, प्रजामंडल के आदेश से ही पाठशाला बंद की जा सकती है, यानी हमने वो राजा के आदेश से नहीं किया, हमारा एक संगठन है प्रजामंडल, तो उसके आदेश से स्कूल संचालित किए और जब प्रजामंडल कहेगा ना तभी हम बंद करेंगे। माणिक्यलाल वर्मा के साथ प्रजामंडल आंदोलन चल रहा था और जगह जगह प्रजामंडल, प्रत्येक रियासत में प्रजामंडल का गठन किया गया था। तो उनके निर्देशन में बोला हमारी स्कूल चल रही है, पाठशाला चल रही है, तो जब वो कहेंगे तभी बंद होगी। मजिस्ट्रेट ने कहा, मैं महारावल का आदेश लेकर आया हूँ। उन्होंने कहा कि मैं जो यहाँ के जो महारावल हैं उनका आदेश लेकर आया हूँ, महाराजा का आदेश लेकर आया हूँ। महारावल में वहाँ के डूंगरपुर के जो महाराजा था उनको महारावल कहते हैं। नानाबाई ने महारावल का आदेश मानने से इनकार कर दिया। तब डंडों और बंदूकों के कुंदों से पाठशाला के आंगन में, पाठशाला में नानाबाई खांट की निर्मम पिटाई की गई। बंदूकों के प्रहारों और आघातों से वे इतने घायल हो गए कि चिर निद्रा में सो गए, यानी वहीं पर खत्म हो गई। फिर आगे क्या होता है देखो, सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू, दूसरे जो क्रांतिकारी आते हैं इनके बाद में, वो आते हैं सरदार हरलाल सिंह, जो कहाँ के रहने वाले हैं? झुंझुनू के। इन्होंने क्या किया देखो, सरदार हरलाल सिंह का जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में 1901 ईस्वी में हुआ था। झुंझुनू जिले का कौन सा गांव है? हनुमानपुरा, वहाँ पर 1901 ईस्वी में हुआ था। सरदार हरलाल सिंह अशिक्षित थे, यानी पढ़े लिखे नहीं थे। हरलाल सिंह ने रियासती एवं जागीरदारी जुल्मों का डटकर विरोध किया। किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की, यानी झुंझुनू में एक विद्यार्थी भवन स्थापित किया इन्होंने। उसे राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया, उसको राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बना करके वहाँ पर इस तरह की चर्चाएं करने लगे। इसी केंद्र से उन्होंने किसान आंदोलन का संचालन किया। सरदार हरलाल सिंह ने शेखावाटी किसान आंदोलन का संचालन विद्यार्थी भवन झुंझुनू से किया था। कुशल नेतृत्व के कारण उनके सहयोगियों ने उन्हें सरदार उपाधि दी। इनका नाम हरलाल सिंह था, लेकिन इनका कुशल नेतृत्व यानी ये लीडरशिप अच्छी करते, इसलिए उनके सहयोगियों ने उनको क्या उपाधि दी? सरदार। इसी के बाद में इनके नाम क्या आ गया? सरदार लगाकर बोलने लगे।
इसके बाद अगले क्रांतिकारी आते हैं अपने कप्तान दुर्गा प्रसाद, जो कि नीम का थाना सीकर के रहने वाले हैं। इनका जन्म नीम का थाना सीकर में हुआ है। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म 1905 ईस्वी में नीम का थाना में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुनलाल सेठी की वर्धमान पाठशाला में। देखो इनकी शुरुआत की जो शिक्षा कहाँ पर हुई, अर्जुनलाल सेठी की वर्धमान पाठशाला, जो कहाँ पर थी, जयपुर में। इसके उपरांत सांबर तथा कानपुर में हुई। इसके बाद में वर्धमान विद्यालय में पढ़ने के बाद फिर कहाँ गए, सांबर जयपुर में और कानपुर उत्तर प्रदेश में हुई आगे की पढ़ाई। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया में कार्य किया। जो बिजोलिया आंदोलन चलाया था ना विजय सिंह पथिक ने, तो उस आंदोलन में राजस्थान सेवा संघ नामक जो संगठन स्थापित किया था उसमें भी ये भी शामिल थे, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी भी, और वहाँ जाकर के उन्होंने कार्य किया। 1930 ईस्वी में स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए। 1930 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण अनेक बार जेल भी गए, कई बार जेल भी गए हैं ये। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने एक पत्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। इन्होंने अजमेर और जयपुर में प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन किया। अजमेर से वर्तमान में भी प्रकाशित होती है दैनिक नवज्योति नामक अखबार है, इसका संपादन किया था इन्होंने कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी ने। बहुत पुराना अखबार है दैनिक नवज्योति, तो इसका संपादन किया था इन्होंने। देखो याद रखना, दैनिक नवज्योति अखबार का संपादन किसने किया था, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी ने, जो कहाँ से प्रकाशित होती थी, जयपुर और अजमेर दोनों जगह से प्रकाशित, दोनों जगह से छपती थी। इसके बाद आते हैं अगले क्रांतिकारी जानकी देवी बजाज सीकर। देखो ये महिला है जानकी देवी बजाज, जो कहाँ की रहने वाली है, सीकर की। इनका जन्म कहाँ हुआ, लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया, लक्ष्मणगढ़ का सेठ है गिरधारी लाल जाजोदिया, वहाँ पर हुआ है। यहाँ 1893 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में हुआ, मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में। 1902 में जमनालाल बजाज के साथ इनकी जानकी देवी का विवाह हो गया। जमनालाल बजाज एक बहुत बड़े सेठ थे, उनके साथ में जानकी देवी की शादी हो गई 1902 में। और इन्हें ससुराल वर्धा में रहना पड़ा, इनका ससुराल वर्धा जो कि महाराष्ट्र में, वहाँ रहना पड़ा। फिर क्या होता है देखो, राजस्थान कैसे क्या किया उन्होंने। सर्वप्रथम जानकी देवी ने जड़ परंपराओं को तिलांजलि दी, तभी खुलकर सत्याग्रह में भाग ले सकी। यानी अपने घर की जो परंपराएं थी उनको छोड़ करके लोगों के दुख दर्द को मिटाने के लिए सत्याग्रह में भाग लिया इन्होंने। बजाज जी के देहांत के बाद, जमनालाल बजाज की मृत्यु के बाद में इनको गौसेवा संघ का अध्यक्ष बना दिया गया। गौसेवा संघ था एक, उसका अध्यक्ष बना दिया गया किनको, जानकी देवी बजाज को। ये जयपुर प्रजामंडल के 1944 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्ष भी चुनी गई। जयपुर प्रजामंडल था, उसकी अधिवेशन होते हैं, उसका एक मीटिंग हुई थी 1944 में, उसकी अध्यक्षता की थी जानकी देवी बजाज ने। इसके बाद अगली क्रांतिकारी महिला जो क्रांतिकारियों में आते हैं अपनी, पहली तो जानकी देवी बजाज है, दूसरी है अंजना देवी चौधरी, जो कहाँ की रहने वाली है, सीकर की ये भी। इनका जन्म 1897 ईस्वी में सीकर जिले के श्री माधोपुर में एक मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार में हुआ था। एक मध्यम वर्गीय परिवार था, बढ़िया था, अग्रवाल परिवार, वो वहाँ पर सीकर जिले के श्री माधोपुर नामक एक कस्बा है, वहाँ पर हुआ था। और इनका विवाह 1911 ईस्वी में रामनारायण चौधरी से हुआ। और किससे शादी हो गई 1911 ईस्वी में, रामनारायण चौधरी से। अपनी पति की इच्छानुसार 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा त्याग कर, रामनारायण चौधरी ने कहा कि आप पर्दा प्रथा त्यागिए, इस तरह आप घूंघट निकाल करके नहीं रहना है आपको। तो 20 साल की उम्र में इन्होंने पर्दा प्रथा छोड़ करके राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने का संकल्प लिया कि मैं आपके साथ इस स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग करूंगी। 1921 से 24 में मेवाड़ बूंदी राज्यों की स्त्रियों में राष्ट्रीयता, समाज सुधार